नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर हमने हमारा 29 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 30 और इसके अंतर्गत बिहार शिक्षक भर्ती के 1 से 40 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं, जिसको बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से लेकर के 120 तक। तो सबसे पहला 41 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे जो है वो मापा जाता है। तो किसे मापा जाता है प्रकाश वर्ष के द्वारा? आप कहेंगे डिस्टेंस यानी दूरी को, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दूरी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू जो है वो आपका अगर पूछा जाए किसके बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर जो है ये होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो होती है। और प्रकाश वर्ष का बेसिकली यूज जो बहुत ज्यादा लंबी दूरियां होती है ना, उसको मापने के लिए किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं एक पारसेक की वैल्यू कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, क्योंकि प्रकाश वर्ष से बड़ी है ना, इसलिए। और अगर इसी को ही आपसे पूछ लिया जाए कि मीटर में बताइए, तो आप इसी में ही 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो आप कहेंगे ऑडोमीटर जो है वो नहीं है। नहीं प्रश्न में आपसे पूछा गया था। ऑडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। जैसे एक लाइन में अगर आपसे कहा जाए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है किससे संबंधित, तो ये आपका संबंधित है उत्प्लावन बल से संबंधित। किससे संबंधित है? उत्प्लावन बल से संबंधित है। और ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है जो पहिए वाली गाड़ी जो होती है ना, उसके द्वारा चली गई दूरी को मापना हो। तो अगर ये पहिया है और ये आपका इस तरीके से पहिया है और ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसकी लेंथ को अगर आपको मापना है तो ऑडोमीटर का यूज जो है वो किया जाता है। बाकी हाइड्रोमीटर आप जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व से संबंधित होता है, घनत्व मापी होता है। पनडुब्बी तो आप सभी जानते ही हैं। पेरिस्कोप इससे मिलता जुलता आता है, वो जो पनडुब्बियों में लगाया जाता है, जिसकी सहायता से पानी के अंदर से पानी के बाहर देखा जाता है, तो वो जानते हैं। और लेक्टोमीटर तो लीटर से रिलेटेड बता चुके हैं। अगला है पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप जो है वो क्या कहलाता है, तो ये सुक्रोज कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। और गैलेक्टोज जो होता है ये आपका मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। कई बार नाम जो होते हैं उपनाम, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर की संज्ञा जो है वो दी जाती है। और फ्रैक्टोज जो होता है ये आपका मोनोसेकेराइड होता है। जैसे गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है, ये भी। इसको क्या कहते हैं? इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कैल्शियम दूध में आपका बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम की किसी को कमी हो तो वो। बाकी जैसे विटामिन डी वगैरह हैं, वो भी हड्डियों के लिए अच्छे स्रोत होते हैं। सूर्य का प्रकाश उसका एक प्राकृतिक स्रोत है। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? डिटर्जेंट कहते हैं साबुन रहित साबुन। ये आपका सही हो जाएगा। अपमार्जक पूछा जाता है तो किसका निर्माण किससे होता है? वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उससे होता है। और अपमार्जक के उदाहरण में कौन से आते हैं, तो हम कहेंगे सोडियम लॉरिल सल्फेट है, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फानेट करके। बाकी आंसर यहाँ साबुन रहित साबुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो कितनी है? 3.84 गुणे 10 की घात 15 किलोमीटर। आपका ऑप्शन यहाँ पर 15 नहीं, 10 की घात 5 किलोमीटर जो है आपका यहाँ हो जाएगा। खगोलीय दूरी का मात्रक करके भी पूछा जाता है, तो आप वैल्यू प्रकाश वर्ष जो ऊपर आया था वही आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है, फिर प्रकाश आ जाएगा, फिर बाद में कोई खगोलीय मात्रक होगा। इस क्रम से आपका ये वैल्यू चलती है। अगला कह रहे किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो दहन में ऐसा आपको देखने को मिलता है। दहन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। और ये कौन सी अभिक्रिया में आता है दहन, तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में जो है वो आता है। ऑक्सीकरण और अवकरण दो में डिफरेंस अगर कहा जाए, तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है ऑक्सीकरण में, और जो अवकरण होता है उसमें ऑक्सीजन की संख्या घटती है। एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ ऑक्सीकरण बी ऑप्शन में दिया था ना, इसलिए भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो आपसे पूछा गया है वो क्या है, तो प्लेसेंटा
जिसको गर्भनाल कहते हैं। ये बता भी चुके हैं क्वेश्चन कि इसी से ही माँ के रक्त से पोषण जो है भ्रूण को, बच्चे को जो है वो प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा से जो है वो प्राप्त होता है। अगला है एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, तो किसमें, ब्रायोफाइटा में जो है रखा गया है एम्फीबियन पौधों को। ब्रायोफाइटा जो समूह है, इसी को मैंने बताया था कि वनस्पति जगत का क्या कहते हैं, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, बताया था ना, याद रखिएगा। एम्फीबिया वर्ग जो है वनस्पति जगत का, इसी को जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, वस्तु का विस्थापन यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अगर तय की गई दूरी भी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। वस्तु की जो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति होती है उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को कहते हैं विस्थापन। विस्थापन के अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है, विस्थापन का मात्रक नहीं, मतलब विस्थापन की राशि कौन सी होती है, तो सदिश राशि जो है आपकी होती है। इसका मान जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और आपका विस्थापन शून्य भी जो है वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो कौन सा हिस्सा तैयार करता है, गर्भाशय, यूट्रस आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो ये आपका द्रव अवस्था में होती है, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि गर्म करने पर आयतन में घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करेंगे तो आयतन में बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका जल का घनत्व होता है वो आपका अधिकतम होता है। बस एक क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि जल का घनत्व अधिकतम कौन से टेम्परेचर पर होता है, तो आप क्या कहेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला कह रहा है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा विपरीत, बराबर और विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, और ये विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था, तो ये दिया गया था गति का तीसरा नियम, थर्ड वाला नियम जो है ऑप्शन नंबर 1, ये जो है आपका सही हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया करके जब भी पूछा जाएगा तो आप समझ जाइएगा, इसी को लेकर के बात जो है वो किया जा रही है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये आपका यहाँ पर होता है कि जितना मतलब आप फोर्स लगाते हैं वापस से आप पर भी फोर्स लगता है, उससे रिलेटेड। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कुआं से आप पानी खींच रहे हैं, रस्सी अचानक से टूट जाए तो क्या आप होते हैं, पीछे गिर जाते हैं, ये होता है। ऊंचाई से अगर आप कूदते हैं तो उस पर आपको चोट लग जाती है, वो होता है। रॉकेट जो आगे बढ़ता है वो भी इसके गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। वैसे ये सब न्यूटन के तीसरे नियम के आधारित होता है जो मैंने बोला, क्योंकि न्यूटन का ही गति का तीसरा नियम है, तो कई जगह न्यूटन का नियम लिखा रहता है तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए न्यूटन के तीसरे नियम के तौर पर एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं। गति का जब शब्द लिखा होता है तो फिर वो फॉर्मूला लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कैसा होता है, तो आपका कम होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है। बर्फ का घनत्व होता कितना है, तो 0.9 करके होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.9 ग्राम प्रति सीसी करके, और ये बर्फ का है। तो पानी का कितना होता है, इसका 1 ग्राम प्रति सीसी करके, या इसी को आप किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब करके भी होता है। अगला देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई साधारण जल है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, तो बर्फ का टुकड़ा कितना भाग तैरेगा या कितना भाग डूबेगा, तो अगर हम इसको ऐसे एग्जाम्पल के जरिए कहें तो इसमें 1/10 जो भाग होता है जल के ऊपर तैरता है, और 9/10 भाग होता है वो जल के नीचे तैरता है। अगर बर्फ का टुकड़ा आप डालेंगे उसकी बात यहाँ पर की गई। अगला क्वेश्चन है कि हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम जो है वो प्रदान करती है। और पोटेशियम की अगर बात होती है तो ज्यादातर में आपको देखने को मिलता है, लिखा भी है ना कि ज्यादातर हमें भोजन के रूप में ये प्राप्त होता है। अगला कह रहे हैं अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व बहुत ज्यादा अधिक होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होता है। अगला है इनमें से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने कई बार बताया कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, और रक्त में घुलने की क्षमता सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। नाइट्रोजन अगर डाइऑक्साइड की बात करें जो पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये कम सांद्रता पर रंगहीन और गंधहीन होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, इसको ग्रीन हाउस गैसेस में भी आप रखते हैं। मीथेन जो होती है ये रंगहीन और गंधहीन दोनों होती है और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी होती है, CH4 इसका सूत्र होता है। और धान के जो खेत होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, तो आप क्या कहेंगे, मीथेन गैस निकलती है। ज्यादातर धान के खेत से पूछी जाती है, तो आपको ये बात को जरूर ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, तो कौन सा पदार्थ, आपका अब्रक के कण जो है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि कैंसर रोग के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे तम्बाकू सेवन है वो सब भी है, आपकी नुकसान करती है, एक्स किरणें जो होती हैं वो भी नुकसान करती हैं। अगला देखते हैं 59 प्रश्न, कि पौधों के जो बीज हैं उनमें एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो आपसे पूछा ये गया है कौन करता है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका बीज पत्र यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, और बीज पत्र पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में जो है वो काम करता है। बाकी बीजों के जो बीज पत्र होते हैं उनकी संख्या के आधार पर पौधों के दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक बीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बीजपत्री पौधा के एग्जाम्पल आपसे अगर पूछे जाएं तो बता देते हैं, एक बीजपत्री पौधे में क्या क्या आते हैं और द्विबीजपत्री में क्या आते हैं। एक बीजपत्री पौधे में लहसुन आता है, इसके अलावा प्याज आता है, इसके अलावा खजूर आता है, ये सब इसमें आते हैं। तो द्विबीजपत्री में सेब आता है, सलजम आता है और कपास भी आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन है जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है। कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका गेहूं, प्रोटीन का मुख्य स्रोत के रूप में आपका नहीं जाना जाता है। और गेहूं में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है, तो ग्लूटेन नामक प्रोटीन देखने को मिलता है। कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन आपको देखने को गेहूं में मिलता है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा की जब बात करते हैं तो 11.5% आपको देखने को मिलती है। तो आप कहेंगे जब है उसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन तो इसको नहीं के साथ क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में मुख्य स्रोत की बात की गई है। जैसे सोयाबीन जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, मछली और चना मुख्य स्रोत होता है, पर ये नहीं होता है। सोयाबीन में आपको पता है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन आपको देखने को जो है वो मिलता है। मानव शरीर का लगभग कितने परसेंट प्रोटीन से निर्मित होता है, तो 15% आपका प्रोटीन होता है। और सभी प्रोटीन में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशरकोर रोग होता है। इतनी बातें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। वीडियो 20 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं, अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा, और एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं लाइक तो सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। कोशिश हम वैसे भी करते हैं सारी चीजें आपको अच्छी से अच्छी बताने की। अगला देखते हैं प्रश्न, कि इनमें से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो किसे, साधारण नमक जो आप देख रहे हैं ये नहीं होगा। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका NaCl, ये साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। इस संकेतक मतलब क्या होता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे अगर कोई अम्ल को क्षार में बताना है तो उसको बताने के लिए कि इसमें अम्ल की प्रवृत्ति, जैसे आपका एक लिटमस पेपर, कई बार मैंने बताया, लिटमस पेपर से आप पहचान सकते हैं कि कोई द्रव है वो अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय प्रकृति का है। तो उसी प्रकार से जो साधारण नमक होता है वो आपका किसी भी प्रकार के संकेतक के रूप में यूज नहीं होता है। अब जैसे मिथाइल ऑरेंज है या फिनोफ्थिलीन है, ये सब यूज होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं फिनोफ्थिलीन में अम्ल का कौन सा रंग दर्शाता है, तो अम्ल के लिए जो है ये रंगहीन हो जाता है। ये अगर अम्ल की प्रेजेंस है तो ये रंगहीन को दर्शाता है। इसी प्रकार अगर हम कहें फिनोफ्थिलीन के ही विलयन में क्षार का क्या हो जाता है, तो क्षार जो है वो गुलाबी में कन्वर्ट हो जाता है। या आप गुलाबी में कन्वर्ट ना कह के ऐसे कहिए कि क्षार जो है वो गुलाबी रंग को दर्शाता है, इस तरीके से। तो इसी प्रकार सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे हल्दी है, हल्दी जो है आपका अम्ल के लिए पीला रंग और क्षार के लिए लाल रंग, इस प्रकार से दर्शाता है। इसी प्रकार बाकी भी आप याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है स्थल और सागरीय समीर वायु किस कारण से होती है, तो किस कारण से, आपका आंसर हो जाएगा संवहन। संवहन के कारण जो है वो आपका होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मलेरिया और कालाजार किससे जो है वो होता है, तो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। प्रजीव गण करके जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कालाजार है, पेचिस है, मलेरिया है, पायरिया है, निद्रा रोग है, ये सब आपके इसमें आते हैं।
क्या होता है कालाजार में? कालाजार का मतलब होता है कि अगर इसमें लक्षण की बात करें तो शरीर का रंग काला पड़ने लगता है, उल्टी वगैरह आने लगती है, ये सारी चीजें। पायरिया के में क्या होता है? पायरिया में जो मसूड़े होते हैं उससे संबंध, उनसे खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर है आपका? कर्नाटक राज्य में आपका ये स्थित है। अगर मैं आपसे कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो कहां पर है? कर्नाटक में है। इसके अलावा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है, बता चुके हैं हमने सारी चीजें। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सिमिलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आपका है, रोगों के उस समूह का नाम चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचारित होते हैं। तो कौन से होंगे इनमें से? बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। टीबी हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा रोगों के उस समूह का चयन करना था जो कि हवा के माध्यम से जो है आपका फैलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये जीवाणु से क्षय रोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए, वैसे टीबी को ही क्षय रोग कहते हैं, पर पूछा क्षय रोग करके जाता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्षय रोग इससे होता है। इसी प्रकार निमोनिया जो होता है वो आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से जो है वो होता है निमोनिया। और क्षय रोग और निमोनिया रोग किससे संबंधित, कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये भी और ये भी दोनों के दोनों आप कहेंगे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? फेफड़ों को जो है वो प्रभावित करते हैं। कालाजार अभी ऊपर आया था, वो हम बता चुके हैं कि क्या होता है, परंतु किसको प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है कालाजार। और टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है उसको क्या कहलाता है? तो इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जिसको गर्म करने पर आप उसको बदल सकें दूसरे रूप में, मुलायम हो जाती है और अपने अकॉर्डिंग उसको आप ढाल लें जिसमें भी चाहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होता क्या है कि पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है, इच्छित आकार में जब उसने आपको ढा अपने किसको बनाना जो भी चाहते हैं, स्विच है या इस तरीके की चीज, उसके बाद उसको फिर वो एकदम टाइट हो जाती है, जैसे स्विच बोर्ड ही होते हैं, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं, एक बार सेट हो जाता है, मतलब फिर से गर्म करने पर आप उसको मुलायम नहीं कर सकते। अब इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है, जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइट है, ये सब क्या है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आपको याद होगा जो केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से एग्जाम्पल पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट में। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है इसमें क्या आता है? बेकेलाइट आता है। क्या आता है? आप कहेंगे बेकेलाइट आता है। इसी प्रकार इसमें आपका मेलामाइट आता है, मेलामाइट। तो ये सब किस में आते हैं? ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं। और अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में रिवर डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन ऐसे करके लिखा रहता है, ये आपका सही हो जाएगा। सबसे विशालतम स्तनधारी के रूप में व्हेल मछली को जाना जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको? सेटासीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेटासीन। अगला कह रहा है अधखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पुष्प कोश की पत्ती के द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। तो आपका उल्लू यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। उल्लू की जो आंखें होती हैं वो बाहर की ओर निकली रहती हैं, तो उसकी जो गोलक होती है बड़ी होती है, जिसमें अधिकतर प्रकाश आंख में प्रवेश जो है वो करता है। एक खासियत और आप देखते हैं कि वो अपनी जो गर्दन होता है वो 270 डिग्री पर घुमा देता है, ये उसकी खासियत में आता है। घाना नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है घाना नेशनल पार्क? राजस्थान में आपका जो है ये पड़ता है। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान, जैसे दाची गांव कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। गुरु घासीदास कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। भीतरकनिका कहां पर है? तो उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए जो व्यक्ति हैं, अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए व्यक्ति में से सबसे पहले मच्छर के पेट में किसने झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? आगे चलकर उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो रोनाल्ड रॉस आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ईवीएस का 1 to 5 आपने सीटेट के लिए पढ़ा होगा या केवीएस के लिए पढ़ा होगा,
उसको अवश्य रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ईवीएस के कोर्स में ये सारी चीजें तो पूछी जाएंगी, तो वो एक बार आपने कहीं लिख रखा हो, नोट्स बना रखा हो, या तो फिर आप पुराने वीडियोस से भी देख सकते हैं, तो वो आपको एक बार देख लेना है। रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं तो ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के गांव में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने ही चिकित्सा और मलेरिया के जो परजीवी था उसमें प्लाज्मोडियम के जो जीवन चक्र है उसको लेकर के बताया था, और इसीलिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल में जो है ये उगते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? तो एनीमिया में ऐसा आपका होता है, खून की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। मियादी बुखार जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया, सामान्यतः दूषित पानी और जो संक्रमित खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो है आपको देखने को मिलते हैं। चिकनगुनिया आपको देखने को मिलता है वायरल इन्फेक्शन के रूप में, मानसून के मौसम के दौरान अधिकतर ये आपको चिकनगुनिया देखने को मिलता है। और मनुष्यों में चिकनगुनिया वायरल ले जाने वाले जो मच्छर होते हैं उनके काटने से फैलता है। डेंगू तो आप जानते ही हैं वायरस से होता है, आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू को। हड्डी तोड़ बुखार पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। इनमें से कौन आहार संतुलित ना होने के कारण होने वाला रोग है? तो हीनता जनित रोग आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। पायरिया रोग जानते हैं, मसूड़ों में होता है, खून आने लगता है, बता चुके हैं हम ऊपर आपको। मुंह का कैंसर तो हो जाएगा, पर कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ये पॉइंट लिख देते हैं कि जो कैंसर का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ये कहलाता है आपका कैंसर का अध्ययन। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता? तो कौन नहीं माना जा सकता? आपका आंसर यहाँ पर विदेशी शासक का आक्रमण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि लोकतंत्र के विस्तार में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, ये कथन किसने दिया था? अगला क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं 77 की, तो आंसर पहला लॉस्की जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ये कथन लॉस्की का है। अगला है इनमें से कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित ही नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला हो जाएगा। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो आप देख रहे हैं ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। और किससे संबंधित होता है ये लोक व्यवस्था का अनुरक्षण? तो राज्य सरकार से संबंधित आपका जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम जो था वो 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तो वो 73वां वाला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसकी सिफारिशों पर? तो बलवंत राय मेहता। कितने स्तर? तो त्रिस्तर। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसने राजनीति की जो तुलना है वो स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से जो है वो की है? तो आंसर की बात करते हैं, बर्नार्ड क्रिक, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कौन से साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध राज्य को जो है इनके द्वारा चेरी नाम जो है वो दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और 1856 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप भी तो लगा करके इन्होंने किया था, तो वो जो क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। टाइम पीरियड क्या था लॉर्ड डलहौजी का, कब से कब तक था? तो 1848 से लेकर के 1856 तक देखने को मिला था। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी बंबई से थाने वाली वो भी इन्हीं के टाइम में ही चली थी, वो भी आपको याद रखना है। आंग्ल जो युद्ध हुआ था दूसरा वाला, आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, वो इन्हीं डलहौजी के टाइम में जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर यहाँ पर 1916 जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये भी बताया था कि 2015 में शताब्दी समारोह इसका मनाया गया था। भारत में अगर पूरे बात करें कि कितने उच्च न्यायालय हैं, तो टोटल 25 जो है वो आपके पूरे भारत में उच्च न्यायालय हैं। और पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चैम्स चामियार करके जो है उनका नाम था। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय पूरे भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और अगर ये मैं आपसे कहूं कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय हैं उसमें कितने आपके न्यायाधीश? तो 34 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। अगला क्वेश्चन है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, ये आपसे पूछा है कि तो म्यांमार को कहा जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, म्यांमार। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। कीवी का देश किसको कहते हैं? तो न्यूजीलैंड को कहते हैं।
ड्रैगन का देश किसको कहते हैं? तो ड्रैगन का देश कहते हैं चाइना को। कंगारुओं का देश किसको कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? नहीं, कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया है और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया है, दोनों ध्यान रखिएगा। बाकी अफ्रीका को कहते हैं काला महाद्वीप करके। और अहमदाबाद भारत का जो है उसको बोस्टन, भारत का बोस्टन करके अहमदाबाद को कहते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन कह रहा है यहाँ पर सही है? तो सही जो कथन यहाँ पर है वो है 7 राजनीतिक दलों के महागठबंधन के द्वारा आंदोलन, ये आपका हो जाएगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो पीटी ऊषा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है पीटी ऊषा का? तो पीलू वालकंडी टेकार पविल ऊषा, ये करके नाम है। पीटी ऊषा को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और द टर्मिनेटर करके हरभजन सिंह जो पहले बॉलर थे ना भारत में, उनको जाना जाता था भारतीय क्रिकेट टीम में। और जो राहुल द्रविड़ हैं उनको कहते थे वॉल, वो टेस्ट मैच में बहुत एकदम टिक जाते थे, एकदम आउट ही होने का नाम नहीं लेते थे। मिस्टर डिपेंडेबल के नाम से भी और द वॉल के नाम से भी। तराइन के पहले युद्ध में इनमें से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी को जो है वो हराया था। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। तो एक जो युद्ध था जिसमें यहाँ पर पहला युद्ध पूछा गया ना जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरा युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आपका मुसोलिनी जो है वो सही हो जाएगा। मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से जाना जाता है। इन्हें फासिज्म का जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? ऋणी पर पड़ता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक आय बटे जनसंख्या बराबर क्या होगी? तो ये आपकी क्या होगी? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय करके जो आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है वो की थी? तो किसने की थी भारतीय होम रूल लीग की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। बाकी मैंने बताया होम रूल लीग के संदर्भ में पुणे में भारतीय होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। और उसके अलावा एनी बेसेंट का नाम भी देखने को मिलता है जिन्होंने 1916 में ही स्थापना की थी। पर कहाँ की थी? उन्होंने मद्रास में की थी। बाकी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका उनकी जरूर आपको याद रखना है। और तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक जी की मराठा पत्रिका याद रखना है। अंग्रेजी भाषा में थी मराठा पत्रिका और केसरी जो पत्रिका थी वो मराठी भाषा में थी। ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसलिए लिख नहीं रहे हैं। और 1917 का ही जो एनी बेसेंट का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। वो सारी चीजें दिमाग में एकदम आपको छाप के रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से किसको जानते हैं? तो कोच्चि आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे कुछ और नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे, कहा जाए 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो पंजाब को कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किसको कहते हैं? तो प्रयाग को कहते हैं। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? तो पानीपत को कहते हैं। त्योहारों का नगर किसको कहते हैं? तो मदुरई को कहते हैं। और पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। खुशबुओं का शहर, इत्रों का शहर किसको कहते हैं? तो कन्नौज को कहते हैं। इस तरीके से कुछ है नाम जो पूछे जाते हैं। अगला कह रहे हैं वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल अनुच्छेद 39 का और अनुच्छेद 39 गा में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनको। तो आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या हो? तो जिसमें उपरोक्त में से सभी हो, चाहे व्यक्तिगत सत्ता का अभाव हो, चाहे संवैधानिक सरकार हो, चाहे विधि का शासन हो, सभी के सभी यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अगला कह रहा है हो जी चिन मिन, इनका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है म्यांमार को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो क्या जाना जाता है? बर्मा। म्यांमार को बर्मा के रूप में भी जाना जाता है। बर्मा जो संघ था ना उसको म्यांमार संघ कर दिया गया था। अब म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार क्यात करके है। क्या मुद्रा है यहाँ की?
म्यांमार क्यात करके है। और म्यांमार को मैंने बताया था स्वर्ण पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो कौन सी मुद्रा है? आपका यूरो जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को जो है स्थापना इसकी हुई थी। अगला करें, इनमें से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो है वो करता है? तो कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वो करता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 की हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक। आंसर की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की जो है पुस्तक है और मूल रचना इसकी गुजराती भाषा में 1909 में जो है इसकी हुई थी। और गांधी जी जो थे उन्होंने इस पुस्तक को अपनी जो यात्रा थी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, उसके दौरान पानी के जहाज में लिखी थी, ऐसा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसके जांच और पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? लोक प्रहरी जो आप देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। 100 प्रश्न आपका, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। वीडियो पे जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। और थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी कराना है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट भी चल रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो परतदार चट्टान आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोएस में आपका अब्रा, कैल्साइट, ये सब खनिज पाए जाते हैं। और जो ऑक्सीकरण होता है उसकी सतह से जो लोएस चट्टान होती है उसका रंग पीला या भूरा हो जाता है। अगला देखते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे सेट, उनकी पीडीएफ हम धीरे धीरे करके भेजते जा रहे हैं। कुछ सेट की भेज भी चुके हैं, लगभग 8-10 सेट की भेज चुके होंगे, और भी बाकी आपको धीरे धीरे भेज रहे हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर। तो प्रश्न आपका अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा युग में संपादक और समाचार पत्र सुमेलित जो है वो आपका नहीं है? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनी बेसेंट वाला जो देख रहे हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये नहीं सही है। क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जब बात होती है तो किसका नाम देखने को मिलता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम देखने को जो है वो मिलता है। और यही आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्रश्न में गलत ही आपसे जो है वो पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। और एनी बेसेंट जी की मैंने बताई कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दो पत्रिका हैं जो पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी आपको सही मिलान करना है। एक तरफ आपको बांध दे रखे हैं और एक तरफ आपको नदियां दे रखी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तिलैया बांध, तिलैया बांध की अगर बात करते हैं तो किससे मैच हो जाएगा? बराकर नदी से मैच हो जाएगा। तो ये तिलैया बांध किससे हो जाएगा? बराकर नदी से। पंचेत हिल बांध जो है ये किससे संबंधित है? तो दामोदर नदी से संबंधित है। उसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं तो चंबल नदी से संबंधित है। और माता टीला बांध की अगर बात करते हैं तो ये आपका बेतवा, ये तो कई बार बताया कि माता बेत से मारती हैं, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगर देखिए डी का फोर्थ पता है ना, तो आपका ए और डी में से ही आंसर होगा। आप ऐसे भी एक भी पता होता है तो आप आंसर के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले 3 को मिलाया, फिर 1 को मिलाया, फिर 2 को, फिर आपका 4, पहला ही आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो की पुस्तक जो है इनमें से कौन सी है? दी रिपब्लिक है, पॉलिटिक्स है, अर्थशास्त्र है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही, द रिपब्लिक जो है ये प्लेटो की पुस्तक है। पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की पुस्तक है। ये जो पॉलिटिक्स दिया गया ना, ये आपका अरस्तु की पुस्तक है। और अर्थशास्त्र आप जानते हैं कौटिल्य जी की पुस्तक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मुंगेर के बड़हियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो आपका बकास्त जो भूमि है उसकी वापसी की मांग, ये आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1959 में स्टार्ट हुई थी। और बिहार में आपका तो 1978 में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग होकर नया प्रांत बना? तो आपका 1936 में बना था। 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा राज्य का गठन हुआ है। और सन 2000 में उत्तराखंड से, नहीं, सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य जो है वो उसका बना है। तो ये 3 सन आपको याद रखने हैं, 1936, 1912, 2000। और अगर भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन की बात होती है तो फिर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, 1956 में जो हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तरफ सही मिलान करना है, एक तरफ उद्योग दिए गए हैं, एक तरफ स्थिति दे रखी है। जैसे रेलवे उपकरण की बात करें तो कहाँ पर आपका भिलाई से मैच हो जाएगा आपका। मोटर वाहन की अगर बात करते हैं तो आपका ये जबलपुर से मैच हो जाएगा। पोत निर्माण की अगर बात करते हैं तो ये आपका कोच्चि से मैच हो जाएगा। और साइकिल की अगर बात करते हैं तो ये आपका लुधियाना, एक ही ऑप्शन बचा, इससे मैच हो जाएगा। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? आंसर पहला सही हो जाएगा, 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2। ठीक है, अगला देखते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि 108 प्रश्न आपका, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि, क्यों सबसे अधिक होता है? क्योंकि आप कहेंगे ताप जो होता है वो छोटे क्षेत्रों में केंद्रित होता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है उसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होती है उसको कहते हैं मकर रेखा। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, और 22 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, और 24 सितंबर से 20 मार्च के बीच सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। ये सारी चीजें बता चुके हैं, बस रिवाइज करा दी। अगला क्वेश्चन है सही मिलान के लेकर के। एक तरफ आपको दे रखा है चिनूक, हरमिट्टन, इस तरीके से। तो आंसर की बात, ये सब हवाओं के नाम लिखे हैं। तो चिनूक की अगर बात करते हैं तो हिम भक्षणी करके जो है इससे संबंधित हो जाएगा। हरमट्टन जो आप देख रहे हैं ये सहारा मरुस्थल जो है इससे संबंधित हो जाएगा। मिस्ट्रल जो आप देख रहे हैं ये संबंधित हो जाएगा फ्रांस से। और बोरा जो आप देख रहे हैं एक ऑप्शन बचा, वो आपका इटली से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से सही मैच होगा। और यहाँ पर आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर पहला ही जो है वो सही हो जाएगा। 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस क्रम से आपका ये होगा। ये आपकी चलने वाली जो गर्म या शुष्क पवन है ना, चिनूक, वो सब उसके रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूगर्भिक जो समय ताप मापक्रम है उसका सबसे प्राचीन खंड जो है वो इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? आद्य कल्प शैल समूह करके जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किसने बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद है उससे मुंगेर को स्थानांतरित किया? तो वही पूछा गया है कि कौन सा सही होगा। तो मीर कासिम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को जो है स्थानांतरित जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन आपका है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच जो है वो हस्ताक्षरित हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? गोरखा, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी सुगौली की संधि। कब हुई थी? 1816 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम जो वरुण का 21वां संस्करण था 16 से 20 जनवरी 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? व्यायाम वरुण करके। तो कौन सा हो जाएगा? भारत और फ्रांस के बीच जो है ये आपका चला था, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वो इनमें से किसने जो है वो जीता? तो किसके द्वारा? आर बोनी ग्रेबियल, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई थी बोनी ग्रेबियल, अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास की रहने वाली हैं और फैशन डिजाइनर हैं, इनके बारे में बताया गया था। अगला कह रहा है किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने जो है जीता है 2022-23 रणजी ट्रॉफी। सौराष्ट्र ने 2019-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता था, अब जीता है। इसमें उप विजेता कौन रहा है इस बार का? तो आपका इस बार का जो उप विजेता रहा है वो बंगाल रहा है। 95वें अकादमी पुरस्कार जो है उनमें से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जो है वो जीता? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर द एलिफेंट विस्पर्स करके जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसमें एक साथ सीरियल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जो है इसने जीता है, द एलिफेंट विस्पर्स करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन, इसके लिए जो लक्ष्य है वो के वर्ष क्या रखा गया है? तो ये आपका 2070 जो है वो रखा गया है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 11 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये आपका स्काई रूट एरोस्पेस जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि द सील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर प्रकाश कुमार सिंह आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन, मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 8 मई को मनाया गया। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अच्छा, 8, इसकी थीम क्या रही थी? एवरीथिंग वी डू कॉम्स फ्रॉम द कम्स फ्रॉम द हार्ट करके, ये इस बार की थीम थी। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। पहले प्रश्न पर लौटते हैं मैथ के, जिसमें प्रश्न दे रखा है 7√48 करके 7√147। सबसे पहले इस 48 को ब्रेक कर लीजिए। तो 48 को अगर ब्रेक करेंगे तो 7 को ऐसे रहने दीजिए, और 48 को आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 तिया 48। तो 1 2 3 के अलावा 1 2 और आना चाहिए ना, 2 और उसके बाद आपका 3, और प्लस इसी प्रकार 147 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 7 गुणे 7 करके आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी 2 का बन जाएगा, तो इतनी वैल्यू बाहर निकल जाएगी। यानी 7, ये 2 आपका बाहर निकलेगा तो आपका 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा तो यहाँ से आपका 2 निकलेगा, और √3 भी बचेगा तो √3 भी हो जाएगा। प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर 7 2 बार आया है, यानी 7 तो निकलेगा ही, और मल्टीप्लाइड में 7 बाहर निकल के रूट में अंदर वैल्यू बचेगी। ठीक, अब यहाँ पर 7 दूनी 14, और यहाँ पर तो डायरेक्ट इधर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की, 7 दूनी 14 दूना 28, तो 28 √3, और यहाँ 7 7 7 49, 49 √3, यानी 28 √3 में आप 49 √3 अगर जोड़ देंगे तो आपका आंसर 77 √3 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन दे रखा है डी वाले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प है जो आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव होता है जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड मौजूद हो। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कुछ नया है, तो आपको ध्यान रखना है आवर्ती गुणनखंड में जिसके 2 या फिर 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड होता है, तो वो आपका कहलाता है आवर्ती दशमलव। अब यहाँ पर जैसे 24/90 में देखेंगे, तो 24/90 को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 4 गुणे 6, 6 4 24, और 90 को अगर तोड़ेंगे तो 15 छक्के 90, 15 गुणे 6। अब यहाँ पर आप और वैल्यू को काट भी सकते हैं, अगर 6 से 6 काट दें तो ऊपर क्या बचेगा 4, और नीचे बचेगा 15। 4/15 में आपका जो 4/15 है, इसको 4 और बटे में आपका 3 गुणे 5 कर लीजिए। अब बटे में आप वैल्यू देख रहे हैं कि क्या है, मैंने बताया 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड हो, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 5 आ रहा है, यानी 3 भी आ रहा है, यानी यही आपका आवर्ती गुणनखंड जो है वो हो जाएगा। यही चीज आप बाकी में चेक करेंगे तो इसमें ऐसा नहीं होगा। अगला देखते हैं। दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है, उनमें से एक भिन्न अगर 8/9 है तो दूसरी भिन्न संख्या क्या होगी? तो आप इसको डायरेक्ट एक्स वाई के रूप में भी कर सकते हैं। कह रहा है दो भिन्न, अगर हम मान लें, कह रहा है दो भिन्न संख्याओं का टोटल ही है, उनमें से एक भिन्न दे भी रखी है, यानी एक भिन्न मान लीजिए। तो अगर एक भिन्न जो दूसरी भिन्न पूछी गई ना, मान लेते हैं इसको हम कि x/y है, और इनका टोटल दे रखा है 9/10, यानी एक तो हमें 8/9 दे ही रखी पहली भिन्न, और दूसरी भिन्न x/y है, और इन दोनों का टोटल कितना है 9/10 है। बस यही चीज तो कह रहा है। अब यहाँ से x/y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी x/y को अगर हम एक तरफ करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 9/10, और माइनस में आपका 8/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर 1/90 यहाँ से जो है वो निकल करके आ जाएगा। क्या आएगा 1/90, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक संख्या में दो अंक हैं जिसका योग जो है वो 9 है। एक संख्या में दो अंक हैं, ठीक है, और ऑप्शन में देख लेना 2 है अंक, 7 2 9 है। कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में जोड़ कर देख लिए तो इनके अंक किसमें पलट जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप जैसे इसमें 27 जोड़ के देखिए, 7 8 9 10 11 12 13, 3 यहाँ रखिए, और एक हासिल 3 4 5 और एक 6, 63 हो गया। पहले 36 था, अब 63 हो गया, अंक बदलना, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं आप। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या है जो 24 से कटेगी? 24 से विभाजित होने के लिए आपको पता है कि 24 का क्या गुणनखंड होता है। तो 24 को लिख सकते हैं 8 × 3, 8 × 3 8 3 24, यानी जो संख्या 8 और 3 दोनों से कट रही होगी वो संख्या आपकी हो जाएगी। तो आपका 8 और 3 का विभाजता के नियम के अकॉर्डिंग चेक करके देख लीजिए, पहला आंसर हो जाएगा यहाँ से। बाकी तरीका मैंने बता दिया। अगला कह रहा है 80 लीटर जो आपका दूध और पानी है उसके मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो आपको दे रखा है 3:2, ठीक है। 80 लीटर में दूध पानी है कितना, सबसे पहले तो वही निकाल लीजिए।
तो अगर हम 80 लीटर में से 3 के रेशियो के हिसाब से निकालेंगे तो दूध की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 80 गुणे 3 और बटे में आपका 5, 5 से काटिए तो 5 एक नंबर 5, 6 7 8, 3 उधर जाएगा, यानी 5 6 जा 30, 16 तियां 48, तो 48 क्या आ गया लीटर, ये आपका दूध आ गया। ठीक, और बचा कितना इस 80 लीटर में, वो पानी हो जाएगा। तो चाहे तो आप इस दो रेशियो से भी निकाल सकते हैं कि 80 गुणे 2/5, तो वो पानी आ जाएगा। तो बच या तो सीधे सीधे घटा के भी निकाल सकते हैं। तो बचा आपका 32 लीटर, वो क्या आ जाएगा, वो आपका पानी आ जाएगा। चाहे तो वही तरीका अपना सकते हैं कि 80 और गुणे में अब पानी के लिए 2 से गुणा करके बटे 5, तो इससे भी 32 ही आएगा। दोनों वैल्यू निकल आई। अब कह रहे हैं मिश्रण में कितना और दूध मिला दिया, दूध था कितना 48 था, कि पानी का दुगना हो जाए, ये चीज कह रहा है। अब यहाँ पर पानी का डबल होगा कितना, तो पानी का डबल आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64 होगा। और 48 को आपको 64 बनाना है, तो आप 64 और 48 का डिफरेंस देख लीजिए कितने का आ रहा है। तो 64 और 48 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना निकल करके आएगा, यहाँ पर आएगा 8, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, और यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14, 6 बचेगा। यहाँ पर एक हासिल ले चुके हैं, 5 4 16 बचेगा। 16 लीटर अगर आप और मिला दें तो आप क्या कहेंगे, डबल हो जाएगा। इस बात को समझे कि कैसे हमारा 48 था दूध, कह रहा था कि कितना और दूध मिला दिया जाए इसी दूध में कि वो पानी का डबल हो जाए। तो पानी का डबल क्या है, 64 है पानी का डबल, यानी 48 को 64 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 और मिलाना पड़ेगा। ये आपका सीधे सीधे 16 लीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो मछलियों का सम्मिलित भार है 16 किलोग्राम। यदि एक मछली का भार 10.5 है तो छोटी मछली के भार का बड़ी मछली के भार से रेशियो जो है वो क्या होगा। दो मछलियों का भार आपको दे रखा है, यानी एक अगर 16 जो है दोनों का है और एक का ही है, तो दूसरे का घटा कर निकाल लीजिए। तो 16 में से 10.5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा 5.5। ये छोटी मछली का हो जाएगा। अब बस दोनों का रेशियो निकालने के लिए बटे में रख दीजिए, क्योंकि दोनों का तो आपको पता ही है ना। छोटी मछली कह रहा है छोटी मछली के भार का बड़ी मछली से, यानी छोटी मछली ऊपर रखिए 5.5 और बड़ी मछली कितना था भार प्रश्न में 10.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 55/105 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11/21 करके, और 11:21 आपका आंसर यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। सेम चीज आपसे कह रहा है कि उसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां। ये M1D1 वाले से लगा लीजिए कि 4 बुनकर 4 दिन में 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, और चटाइयां पूछी गई, यानी आपको यहाँ पर x के साथ जाना पड़ेगा। और 8 बुनकर जो है दिन उतने ही आपके M1D1 करके चलता है ना, 8 बुनकर आपके टोटल 4 दिनों में, नहीं 8 बुनकर, ऐसे देखिए कंफ्यूज हो गए, इसको पहले रफ करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1 अपॉन M2, नहीं अपॉन में W1, इसी प्रकार M2D2H2 अपॉन में W2। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है 4 बुनकर हैं, 4 लिख दिया, और कह रहा है कितने दिन है, तो 4 दिन है, वर्क कितना है 4 है, बराबर में 8 टोटल मेन, उसके बाद 8 यहाँ भी दिन, और W2 वर्क कितना है x वर्क है। बस इससे निकल आएगा। अब यहाँ से निकालिए तो x की वैल्यू क्या, यहाँ से 4 से 4 काट दीजिए, और यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, तो बचेगा क्या, 8 दूनी 16 बचेगा, 16 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन डी वाले में दे रखा है। वैसे डायरेक्ट करते तो आपको लगता कहाँ से क्या आ गया, फॉर्मूला याद रखिए सीधे सीधे MDH वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स सही बता देते हैं। 4 वर्ष पहले आपका पिता की उम्र हम मान लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है ना कि 4 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र के 5 और 3 अनुपात के रूप में थी, यानी इसको हम मान लेते हैं 4 वर्ष पहले 5x थी और पुत्र की 3x थी। इसको हम मान लेते हैं 5x और इसको हम मान लेते हैं 3x। और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी 5x तो है ही अभी, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3, और पटे में सेम वही चीज जो 3x है उसमें भी 4 साल बाद जो रेशियो हो जाता है ये वाला 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर आपकी x की वैल्यू निकल करके यहाँ से आएगी 8, और x की वैल्यू जो 8 निकल करके आई, इसको आपको कहाँ रखना है, प्रश्न में जो पूछा गया वर्तमान पिता की उम्र पूछा, पिता क्या थे, पिता 5x थे, यानी 5x की जगह आप
पिता की वैल्यू या एक्स की वैल्यू जो रखेंगे 5 8 जा तो अच्छा 4 साल बाद भी तो कह रहा है, वर्तमान में पूछा गया, रुकिएगा एक सेकंड। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 4 वर्ष पहले दे रखी है 5, यानी अगर वर्तमान में जाएंगे तो इससे 4 वर्ष आगे भी तो बढ़ेंगे, 4 जोड़ करके वैल्यू रखेंगे, यानी कि 5 इंटू 8 और प्लस में 4, 5 8 जा 40 प्लस 4, यानी 44 वर्ष आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना था, तो आंसर क्या आएगा 44 वर्ष। बाकी ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन में दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न आपका, नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु तक आने में 55 मिनट का समय लेता है। तो आपसे पूछा गया शांत जल में नाविक का वेग। इससे जो समीकरण बनेगी उसको आपको सॉल्व करके बस x की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण क्या बनेगी उसको समझ लीजिए, मेन बात वो है। शांत जल में नाविक का वेग पूछा है क्या है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं x, टोटल यहाँ पर क्या आ रहा है कि एक नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में वापस उसी बिंदु तक आने में 55 मिनट का समय लगता है। तो आपकी ये टोटल विपरीत जा रहा है ना, धारा के विपरीत कितना जा रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है, ये क्या है दूरी है। तो दूरी रखिए बटे में आपका ये वाला जो शांत जल में नाविक का वेग है वो, और साथ ही नदी में धारा का वेग है वो, दोनों जुड़ जाएंगे एक बार और एक बार घट जाएंगे, यानी एक बार आप इस 2 के साथ जोड़ दीजिए यानी x+2 और प्लस इसी प्रकार 10 अपॉन में x-2, दोनों तरफ जा रहा है ना कि एक बार नाविक धारा के विपरीत भी जा रहा है और एक बार उसी बिंदु तक वापस भी आ रहा है। तो इसीलिए एक बार प्लस एक बार माइनस, और दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है 55 मिनट का समय ले रहा है। 55 मिनट को चेंज करना होगा क्योंकि ऑप्शन में घंटा में वैल्यू दे रखी है, तो 60 से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगी। x की वैल्यू यहाँ से 22 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो निकल करके आएगी। तो मेन जो समीकरण था वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 मित्र राम और श्याम, इनके भार में 4:5 की का अनुपात दे रखा है। राम का भार 10% बढ़ जाता है। अगर हम इसको 4 रेशियो का 10% बढ़ाएंगे तो गुणे 10 कर दीजिए, और 10% निकालने के लिए 4 गुणे 10/100 करते हैं, ठीक। प्लस 5 जो रेशियो है उसका भी कह रहा है 10% बढ़ जाता है, तो 5 गुणे 10/100। और राम और श्याम का कुल भार कितना हो जाता है, तो कह रहा है 82.8 किलोग्राम जो है वो हो जाता है। और इस प्रकार राम और श्याम के कुल भार में 15% की वृद्धि होती है। यानी अगर हम इसके बराबर में निकालेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है कुल भार में, तो कुल भार कितना होगा 5 और 4 जोड़ करके कितना आएगा 9 आएगा। यानी इस टोटल 9 में 15% की वृद्धि आपको हो रही है। अब एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब हमें वैल्यू प्रतिशत में निकालनी है तो हम अगर इस पूरे क्वेश्चन में इसका कहीं यूज ना भी करें तब भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए यही तरीके से हम इसको कर भी रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखिए तो इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 4/10 बचेगा, और यहां पर 5/10 बचेगा, और यहां पर डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेंगे तो कुल मिलाकर के यहां पर कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा डायरेक्ट बता देने कि कितना आएगा, तो आएगा आपका 40 और प्लस में आपका 5x और बराबर में आपका 135, ये सॉल्व करके आएगा। अब यहाँ पर 5x इधर रहने दीजिए, 40 को उधर ले जाइए, तो 5x बराबर 95 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इससे काटेंगे 95 लिखा हुआ है, तो आप काटेंगे 5 से कितना आएगा 19 जो है यहाँ से प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं भी वैल्यू यूज हुई जो प्रश्न में दे रखी है कि राम और श्याम कुल भार, नहीं, जब परसेंटेज में वैल्यू दी हो परसेंटेज में ही पूछी गई तो आप बिना उसके भी आप निकाल सकते हैं। अब यही चीज अगर आप इस 82.8 से करना चाहते तो भी कर सकते थे। आप x मान के भी करना चाहते कि राम का भार 40 श्याम का भार 50 है, नया भार x मान लेते तो 40 का 110% बराबर, और उसमें x जोड़ करके 90 का 115% के बराबर हो जाता, वहां से x की वैल्यू निकालते और जो प्रश्न में पूछा गया था वहां पर रख देते, उससे भी कर सकते थे। अगला कह रहे हैं एक दुकानदार है जो किसी पेन को 12% लाभ पर जो है वो बेचता है, और यदि उसने इसे 3 रुपए अधिक दर बेचा होता तो 18% का लाभ होता। इसी प्रश्न को आप x मान के भी कर सकते हैं, पर x मान के उतना लेंदी हो जाएगा, तो इससे अच्छा सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो लिखा है उसी पर ही चलते हैं। एक दुकानदार किसी पेन को 112% लाभ पर बेचता है तो 112%, ठीक। अब कह रहे हैं यदि इसे 3 रुपए अधिक दर में बेचता है, 3 रुपए अधिक दर में बेचता है, तो कह रहा है उसे 18% का लाभ होता है, तो हमने एक तो 18% के लाभ के बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए, वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, तो 12 13 14 15 16 17 18 यानी 6% की वैल्यू आपकी 3 के बराबर हो जाएगी। 1% की वैल्यू आपकी 3/6 के बराबर हो जाएगी।
जाएगी। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी 1% की वैल्यू आधे के बराबर हो जाएगी। अगर आधे के बराबर 1% की वैल्यू आ रही है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 50 के बराबर आपकी आ जाएगी। 100 से गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 50 के बराबर यहाँ से 100 की वैल्यू आ गई। अब जो 100 की वैल्यू यहाँ पर 50 के बराबर आई है, यहाँ पर इसी पेन पर ही कह रहा है 28% का लाभ कमाना है, यानी 50 का आप निकाल लीजिए कितना, ये 28%। 50 का अगर 28% निकालेंगे, 50 गुणे 28/100, तो कितना निकल करके आएगा, 14 निकल करके आएगा। यानी अगर इस 50 में इस 14 को हम जोड़ दें तो आपकी वो वैल्यू निकल करके आएगी जो कि यहाँ पर कह रहा था कि इसमें 28% का लाभ करने को उसे कितने को वो चीज बेचनी होगी। तो 50, 60 और 64 आंसर आपका आ जाएगा, जो कि आपको सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे अगर आप चीजों को कर ले जाएंगे तो कम समय में ज्यादा सही तरीके से हो जाएगा। अगला कह रहे हैं यदि ब्याज आपका अर्धवार्षिक है तो 16,000 रुपए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के उपरांत कितना हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि 16,000 ब्याज की दर अर्धवार्षिक सबसे पहले लिखी गई है, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, सीधे सीधे दर को आधा कर दीजिए। तो दर जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 10% है पर उसकी आधी हो जाएगी, तो आपकी 5% जो है वो बचेगी। ठीक, समय देखेंगे तो भी आपका इसमें क्या हो जाएगा, समय आपका डबल हो जाता है। 2 वर्ष दे रखा है, उसका डबल हो जाएगा, यानी 4 वर्ष हो जाएगा। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, वही जो आपका नॉर्मल लगाते हैं। क्या होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन 1+R/100 अब यहां पर मूलधन कितना है, 16,000 है आपका, और 1 प्लस दर कितनी है, 5 है, बटे में आपका 100 है, पावर में आपका 4 है। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 5 चाहे तो आप डायरेक्ट, मैं आपके लिए डायरेक्ट ही आंसर लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो इसका 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 ऐसे 4 बार आएगा, और ये 16,000 मल्टीप्लाई में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो 19,800 448 के नियर बाई आएगी। एग्जैक्ट नहीं आएगी, दशमलव में कुछ आएगी, 0.1 करके, पर आप नजदीक ऑप्शन के साथ जाएंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उस बिंदुओं के निर्देशांक आपसे पूछा गया है, जो उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। 2 बिंदु दे रखे हैं और ये रेशियो में भी विभाजित करता है। अब ये फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। फॉर्मूला इसका होता है आपका mx2 प्लस n, जब साथ में अनुपात भी दे रखे हो, n(x1) अपॉन m प्लस n एक बिंदु के लिए, और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ mn क्या है, mn ये रेशियो है। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए तो वैल्यू क्या रखेंगे, m की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, ये m है ये n है। ठीक, x2 क्या है, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ना, ये x1 x2 y1 y2 करके हैं, x1 और उसके बाद y1, उसके बाद x2, फिर आपका y2। अब x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पर आप 4 रख दीजिए, प्लस n की वैल्यू 3 है, और मल्टीप्लाइड x1 की वैल्यू माइनस का 1 है, -1 रख दिया, बटे में आपका m प्लस 1 है, यानी 2 प्लस 3 है, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद सेम आगे भी m के लिए 2 है, y2 के लिए आपका माइनस का 3 है, और प्लस के लिए 3 है, और मल्टीप्लाइड के लिए 7 है, और बटे में यहाँ पर भी m प्लस n यानी 2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों तरफ आपकी वैल्यू अलग अलग निकल आएगी। इधर साइड जो निकल करके आएगी वो आपकी 1 निकल करके आएगी, और कॉमा लगा के इधर साइड जो निकल करके आएगी वो 3 आएगी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,3 करके, जो कि आपको यहाँ बी वाला ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समिति में 10 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष तक बढ़ जाती है। आपसे कह रहा है 37 लोग हैं टोटल, जब 37 वर्ष और 47 वर्ष के 2 पुरुष और को 2 महिलाओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 37 वर्ष और ये दोनों की एज को जोड़ लीजिए, 37 साल ये हैं, और यहाँ पर 87 वर्ष, और कह रहा है 2 साल बढ़ जाता है, नहीं 49 साल हो जाएंगे, और 10 लोग टोटल हैं, और 10 के दोनों के सभी में क्या होता है, 2 साल बढ़ जाता है, यानी गुणे 2, और बटे में आपका आ जाएगा 2। इस तरीके से समीकरण बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 84 आएगा, प्लस 20 आएगा, बटे में आपका 2 आएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 8 4 104 आ जाएगा, बटे में आपका 2 आएगा। आंसर आपका 52 वर्ष जो है वो हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 52 वर्ष, सी वाला। चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ। रीजनिंग में यहाँ पर बताया है पैटर्न आपको देखना होता है। पैटर्न अगर आपने पहचान लिया क्या बन रहा है, तो जैसे ए बी ए, उसके बाद यहाँ सी होगा, बी ए सी, उसके बाद ए है, उसके बाद आपका ए आएगा, ए बी ए सी, फिर बी ए, उसके बाद ए सी, यानी कि ए बी ए सी
यानी यहाँ पर एक से ज्यादा जा रहा है, ए बी ए सी, उसके बाद बी ए सी ए, यहां तक आपका टोटल आ रहा है। फिर उसके बाद ए बी, यहां से देखिए यहां से पैटर्न मैच कर रहा है ए बी, फिर यहाँ फिर से ए के बाद क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था, ए बी ए सी, फिर बी ए सी ए, फिर यहां से आपका फिर से ए बी ए सी, फिर बी ए सी ए, ये आपका पूरा पैटर्न बन रहा है, समझ गए। हमेशा ये मत गलती कीजिएगा कि 3 या 4 का ही पैटर्न बनेगा, पैटर्न 6-7 का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। पैटर्न जो है वो जहां पे लाइन खींची है ना वहां का बन रहा है। कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, तो मीरा को हम यहाँ पर बना लेते हैं, और मीरा ने क्या कहा कि वो मेरे दादा, यानी दादा इनके यहाँ रख लेते हैं, मेरे दादा का इकलौता बेटा, तो यहाँ पर भैया इनका बेटा आ गया दादा का, एरो बनाकर, और इकलौते बेटे का भी बेटा, तो एक और नीचे जनरेशन में आ गए। तो कह रहा है वो लड़की जो है मीरा से कैसे संबंधित है, वो लड़का मीरा यानी ये बेटा जो है इनका क्या लगेगा भैया, एक जनरेशन, ये अगर दादा है, दादा का मतलब ही होता है एक जनरेशन और ऊपर, तो ये सेम जनरेशन पर आ गए, यानी ये क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। तो और ये भी कह दिया इकलौता बेटा है, तो ये जाहिर सी बात है बेटी ही होंगी, यानी आंसर क्या होगा, भाई हो जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता भाई बहन दोनों हो जाए, क्योंकि इकलौता ही बेटा है। अगला है 35, इसमें आपको क्या करना होता है, चिन्ह बदलने होते हैं कि कौन सा चिन्ह बदल दें जिससे आपका आंसर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर चिन्ह पहले कौन सा बदलेगा, तो डिवाइडेड और प्लस बदलेगा। अब चिन्ह बदलने के बाद क्या हो जाएगा, तो 35 और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा 7, उसके बाद आपका मल्टीप्लाइड में 5, फिर आपका प्लस में 5, फिर आपका माइनस में 6, इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 24 के बराबर आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे 7 5 35 और मल्टीप्लाइड में 5 है, 25 + 5 लिख भी देते हैं अगले स्टेप में, 25 प्लस आपका 5 माइनस में 6, 25 5 जोड़ेंगे तो 30 माइनस 6 आ जाएगा आपका 24। अगला कह रहा है कि इसमें कौन सा शब्द है जो कि तीसरे नंबर पर आएगा। अब तीसरे नंबर पर देखने के लिए आपको स्टार्टिंग से देखना है, जैसे ओ सभी में कॉमन है, सेकंड नंबर देखिए डी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, सी वाला पहले आएगा, यानी और तो देखे नहीं है, यहाँ भी डी है यहाँ भी आ रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर क्या आना चाहिए। अच्छा ये भी यहाँ पर कह रहा है कि विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबसे पहले आएगा, यानी जो पहले आ रहा है इसको सबसे लास्ट नंबर दीजिए 4। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नंबर आर वाला आएगा, ए बी सी डी ई, क्योंकि लास्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। आप ये करिए कि इसके बाद कौन सा आएगा उसको थर्ड नंबर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आर है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, डी डी पहले आएगा, इसके बाद आई है, दोनों में कॉमन है, यहाँ यू है वहां ओ है, तो आई और ओ में कौन पहले आएगा, तो आप कहेंगे ये ओडीएस वाला पहले आएगा, यानी इसको हम थर्ड नंबर देंगे। इसके बाद ये वाला आएगा, इसको हम सेकंड नंबर देंगे, और ओडियम पहले नंबर पे। इस तरीके से अपोजिट क्रम में लिखा है हमने, समझ के चलिएगा कि हम यहाँ कह क्या रहे हैं। पूछ क्या रहा है, तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा। अगला 325 से 254 में जाने के लिए, तो 259 में जाने के लिए कितने का डिफरेंस है, तो 66 का डिफरेंस है, माइनस किया गया 66, यहाँ पर 55 का डिफरेंस है, आगे 44 का डिफरेंस, और आगे तो 33 का डिफरेंस, और आगे तो आप कहेंगे इसी प्रकार से 22 का डिफरेंस, 105 में से 11 का डिफरेंस, तो 11 घटाएंगे 94 आएगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला। 122 अनुपात 145 है, तो आपसे कह रहा है अगला नंबर क्या होगा। यहां से यहां जाने के लिए कैसे लाया गया है, तो आपको 11 का स्क्वायर करना है और उसमें एक जोड़ना है, 11 का स्क्वायर एक, 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें एक जोड़ेंगे तो ये 122 हो जाएगा। 145 के लिए क्या करना है, 145 के लिए आपको करना है कि 12 का स्क्वायर करिए, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144, और उसमें एक जोड़ देंगे तो आपका 145। 225 के लिए क्या करेंगे, मतलब 226 लिखा हुआ है, तो 225 कहाँ होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो वो ज्यादा हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 का स्क्वायर प्लस एक, तो अगला क्या आना चाहिए 16 का स्क्वायर प्लस एक, 16 का स्क्वायर 256 और एक जोड़ेंगे तो 257, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो विकल्प चुनिए जो बाकी से अलग है, तो 625 आपका अलग है, क्योंकि 625 क्या है, स्क्वायर है, बाकी सब कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला है कि गोलू जो है भोला का बेटा है, शीतल गोलू की बेटी है, तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर कि क्या कह रहा है, गोलू जो है वो भोला का बेटा है, गोलू को यहाँ बना दिया हमने, और किसका बेटा है, भोला का, तो भोला को ऊपर हमने बना दिया और एरो लगा दिया इस तरफ से बेटा। गोलू जो है वो भोला का बेटा है, शीतल जो है वो गोलू की बेटी है, शीतल को यहाँ बना दिया, और किसकी बेटी है, गोलू की, तो ये आपका बेटी लिख दिया। चित्रा दिलीप की बेटी है, चित्रा जो है
ये किसकी बेटी हैं? तो दिलीप की। दिलीप ऊपर लिख दिया। और दिलीप भोला का भाई है, ये इसका भाई है। ठीक है, सही जगह बैठा है। चित्रा शीतल से कैसे संबंधित? चित्रा शीतल की क्या लगेंगी? ये दोनों आपस में भाई हैं और ये उनकी बिटियां हैं, ये उनकी बेटी है। तो बेटी जो है वो भाई की क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। आंसर क्या हो जाएगा? बुआ लगेंगी। बुआ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि इसको अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े बनाएंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं। ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। जैसे टी से आप देखेंगे तो टी से ओ का एक जोड़ा इस तरीके से बनेगा, एन से एक ओ का जोड़ा बनेगा, सी से स्टार्ट करेंगे तो आपका ए अपोजिट क्रम में ए बी सी में एक जोड़ा बनेगा, आर से टी में एक जोड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से कुल 4 जोड़े यहाँ पर जो है वो बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 1 से 5 पर जाने के लिए आप देखिए डबल सीरीज काम करेगी। 1 से ये वाली 5 पे जाएंगे, उसके बाद सीधे आपका 7 पे जाएंगे, 7 के बाद आप 11 पे जाएंगे, 11 के बाद आपका 12 पे जाएंगे और उसके बाद अगला आना चाहिए। पर यहाँ पर आप देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है। 1 और 5 में 4 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, फिर 7 और 11 में 4, फिर अगला भी 2 का होना चाहिए। 11 से 2 बढ़ते तो यहाँ पर 12 लिखा है, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था? 13 होना चाहिए था। इस प्रकार से आप क्या कहेंगे? 13 वाली संख्या, ये वाली संख्या गलत है। प्रश्न में गलत संख्या ही आपसे पूछी गई थी। बाकी जो संख्याएं बच रही हैं उनको भी देख लेंगे तो 4 2 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है बी से ई में आएंगे तो कितने का डिफरेंस है? बी से बी सी डी ई 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे ई से एच में जाएंगे तो फिर से 3 का ही डिफरेंस है। एच से के में भी 3 का डिफरेंस है, आगे भी 3 का डिफरेंस आएगा, यानी एन आ जाएगा। एक्स से देखिए, एक्स से टी में जाएंगे तो 4 माइनस हो रहा है, फिर आगे देखेंगे तो 4 माइनस हो रहा है, यानी आगे भी एल से 4 माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा। और एन और एच दो ऑप्शन में दे रखा है, यानी तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। जे से एल में देखेंगे तो फिर आपका प्लस का 2 हो रहा है, इसी प्रकार आगे भी प्लस का 2 होगा। तो पी में आप प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आर आएगा, और जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है, यानी आंसर यहाँ पर एन एच आर वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि इनमें से किसका यूज कपड़े धोने में होता है? कपड़े धोने में किसका यूज होता है? साबुन का यूज होता है, और साबुन को क्या कहा जाता है? स्याही कहा जाता है। तो स्याही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि के एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं के को, के बना लेते हैं, और क्या कह रहा है के को? कि के एल के 40 मीटर वो भी दक्षिण पश्चिम में है। अगर हम इधर दिशा में देखें तो दक्षिण भी है, इधर पश्चिम भी है, और एल यहां पर होगा क्योंकि दक्षिण पश्चिम इस तरफ जो है आपका जा रहा है। आगे ये कह रहा है कि एम जो है वो एल के 40 मीटर है। एम जो है, एम को अगर यहां रखें तो ये एल के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, यही तो कह रहा है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा यहाँ पर। और m जो है वो k की किस दिशा में है? m k का किस दिशा है? तो इधर दिशा में पड़ रहा है, यानी उधर कौन सी दिशा है? तो उधर वाली आपकी पूर्व दिशा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको भरना है, बताना है कौन सा पैटर्न होगा। अब यहाँ पर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो कैसे आप यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। सबको जोड़िए, कितना आएगा? 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 10 11 12 13, और यहाँ पर 14, यानी सबके स्क्वायर को जोड़ करके 14 आंसर आ रहा है। सेम चीज इसमें भी कर लीजिए। यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो जोड़ लीजिए कितना आएगा? तो जोड़ने पर आपको आंसर यहाँ पर 71 मिल जाएगा। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आशावादी प्रसन्न से संबंधित है, निराशावादी किससे संबंधित होंगे? तो भैया उदास से संबंधित हो जाएंगे। अगला कह रहा है 6 मित्र घर में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ताश जो खेल रहे हैं वो गोल मेज के चारों ओर खेल रहे हैं, कि कहाँ खेल रहे हैं वो तो नहीं लिखा। घर में मित्र घेरे में बैठे हैं, ठीक तो है। तो घेरा बना लेते हैं। सबसे पहले गोला बना लिया हमने, ये आपका गोला। अब ये किसमें है? एक व्यक्ति को यहाँ रखते हैं, एक व्यक्ति यहाँ, दूसरा व्यक्ति यहाँ, तीसरा यहाँ, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब क्या कह रहा है? ताश खेल रहे हैं, कैनी डैनी के बाईं ओर है। तो हमने यहां पर रख लिया किसको? कैनी को। किसके ओर है? तो डैनी के। किधर है? तो बाईं ओर है, इधर बायां पड़ेगा जब सेंटर में देख रहे हैं। और बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी को यहां पर बना लेते हैं, बॉबी और किसके बीच में? तो जॉनी के बीच में। तो जॉनी को यहां बना लेते हैं, और बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है? तो माइकल है, माइकल को यहां बना लेते हैं।
कैनी और बॉबी के बीच में कौन है? रॉजर है, तो यहाँ पर हमने रॉजर को बना लिया। अब पूछ कह रहा है माइकल के दाईं ओर कौन है? माइकल के दाईं ओर बॉबी है, बॉबी आंसर हो जाएगा, ठीक तो है, कुछ कठिन तो था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अविवाहित अध्यापक और पिता को जो है वो सूचित करता है, तो कौन करता है? यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कि कुछ अध्यापक ऐसे होंगे, अगर हम अध्यापकों को यहाँ पर सेंटर में रख दें, अविवाहित को एक किनारे, पिता को एक किनारे, तो कुछ अविवाहित ऐसे अध्यापक ऐसे होंगे जो अविवाहित होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो पिता होंगे, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है विषम शब्द छाटिए, कौन सा विषम है? तो आंसर यहाँ पर कपड़ा स्कर्ट हो जाएगा। नाटक अभिनेता के द्वारा किया जाता है, भवन जो है वास्तुकार बनाता है, शिल्प शिल्पकार के द्वारा होता है, परंतु कपड़ा स्कर्ट के द्वारा नहीं बनता है। अगला का यहाँ पर देखते हैं कि P जो है प्लस को निरूपित करता है, Q माइनस को, तो यहाँ पर वैल्यू बतानी है आपको, करना है क्या है, इसमें वैल्यू रख लेना है। जैसे S जो दे रखा है इसकी जगह क्या रख लेना है? S की जगह मल्टीप्लाइड रख लेना है, यानी 18 मल्टीप्लाइड में आपका 36, R की जगह क्या रख लेना है? डिवाइडेड 12, और उसके बाद माइनस हो जाएगा Q की जगह 6 और प्लस में आपका 7। इसको सॉल्व करेंगे आंसर सीधे 55 आ जाएगा। तरीका कई बार बता चुके हैं, तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्क को कह रहा है ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डन को कैसे लिखा जाएगा? अब वर्क को W के लिए क्या लिखा? W का कोड क्या होता है? W 23 नंबर पे आता है। 3 और 2 में देखिए तो कैसे यह 4 के पास पहुंचेगा? तो भैया 4 के पास तब पहुंचेगा जब W का अपोजिट लिखिए। W का अपोजिट क्या होता है? D होता है, और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, यानी अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। अब सेम चीज डन के साथ करेंगे, DONE, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? डी की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होगी? W होगी, तो W हमने लिख दिया। O की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो O की प्लेस वैल्यू L होगी। N की प्लेस वैल्यू, अपोजिट प्लेस वैल्यू नहीं, N का अपोजिट M होता है, और E का अपोजिट क्या होता है? V होता है। अब इनकी रख लीजिए सभी की प्लेस वैल्यू। W आता है 23 नंबर पर, L आता है आपका 12 नंबर पर, M आता है आपका 13 नंबर पर, और E आता है आपका 22 नंबर पर। 23, 12, 13, 22 डी वाला ऑप्शन में दे रखा है, आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला कह रहा है सचिन, कमल, मोहन, ये सभी आपके हैं जो 5 मित्र। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, यानी हम इसको क्या करते हैं, एक ऊपर से नीचे के क्रम में रख लेते हैं, इस तरीके से जो है वो रख लेते हैं। अरे पेन भी, चलो इसी में ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। क्या कह रहा है कि सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, तो सचिन को हम क्या रखेंगे? सचिन जो है वो लंबाई में कमल से छोटा है, यानी अगर हम कमल को यहाँ कहीं रख दें तो सचिन को नीचे ही कहीं रखना पड़ेगा। कहीं भी रख लेते हैं, नीचे ही रखेंगे। पर आगे क्या कह रहा है? किंतु राम से लंबा है, किंतु राम से सचिन जो है वो लंबा है, यानी राम सबसे नीचे आ गया। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन सबसे ऊपर आ गया। अरुण जो है छोटा, मोहन सबसे लंबा है, अरुण छोट छोट थोड़ा छोटा है कमल से, और लंबा थोड़ा लंबा है सचिन से, यानी अरुण यहाँ पे आएगा। क्या कह रहा है कि अरुण जो है वो थोड़ा छोटा है कमल से, यानी कमल से नीचे आएगा, और सचिन से लंबा यानी ऊपर आएगा। कौन सा है जो दूसरे नंबर पे आ रहा है? कमल दूसरे नंबर पे आ रहा है, आंसर यहाँ पर कमल जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ रहा है। अगला देखते हैं। त्रिभुज पूछे गए। त्रिभुज तो आप सही हम पूछ लेंगे, बताइएगा कमेंट में। अगला देख लेते हैं। 7, 49, 95 करके दे रखा है, यहाँ पर 140 दे रखा है, कैसे पहुंचेंगे? तो 95, अगर हम यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को जोड़ लें और ऊपर वाले से घटा दें तो 140 आ जाएगा, यानी 225 और 450 को अगर हम जोड़ लें, 225 और 450 को अगर हम जोड़ लें और उसमें से अगर हम 15 को घटा दें तो जो आंसर आएगा वही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 675 माइनस 15, और यहाँ पर आपका आंसर 660 आएगा। यही सारी चीज तीनों में आपका अप्लाई जो है वो होगा। और यहाँ पर जो 95 लिखा है, शायद यहाँ पर 97 होना, 98 होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। अगला देखते हैं, ऐसे कितने 8 है जिनके बाद 6 आता है, पर आपसे कह रहा है उससे पहले 2 ना आता हो, तो ऐसे में कितने हैं? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक 8 ये है, पर कह रहा है जिनके बाद 6 आता हो, इसके बाद तो नहीं है 6। यहाँ पर देखिए जिनके बाद 6 आता है पर पहले 2 ना आता हो, ये एक 8 है। जिसके पहले आप कहेंगे 2 नहीं आ रहा है और उसके बाद 6 भी आ रहा है। और देखिए 8 कहाँ पर है? ये है, इसके पहले 2 आ रहा है, मतलब नहीं होगा। ये देखिए एक 8 है, और देखिए जिनके बाद पहले बाद 6 आ भी रहा है, और एक ये 8 है, जिनके बाद 6 आ रहा है और उसके पहले 2 नहीं आ रहा है, और तो है भी नहीं। तो कुल मिलाकर के 3 ऐसे हैं जिन ये शर्तों को पूरा कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का,
जिसमें आपसे कह रहा है 500 अभ्यर्थी हैं, जिनमें से उन विद्यार्थियों को आपको बताना है जो 3 विषयों में विशिष्टता जिन्होंने प्राप्त कर रखी है। अब 3 विषयों में विशिष्टता का मतलब है, और उन विद्यार्थियों की परसेंटेज क्या है जिन्होंने सभी विषयों में विशिष्टता प्राप्त कर रखी है। टोटल 500 हैं और जिनमें से 11 ऐसे हैं जो सभी में कॉमन है, तो कहने का मतलब यही है कि टोटल से इसका प्रतिशत कितना होगा। तो 11/500 गुणे 100 कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है इसमें। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए तो 11/5 आ जाएगा। 11/5 कितना होता है? 2.2 होता है। आंसर यहाँ पर 2.2 जो है वो हो जाएगा। चलिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे भी। इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, एक आपकी दोपहर के 12 बजे की भी है और एक साथ ही साथ शाम की 5 बजे की भी है। तो लाइव आकर प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सभी को जय हिंद।